नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम भारतीय नदी तंत्र को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं, खास तौर पर उनके लिए जो अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और बिना रट्टा मारे इन ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को हमेशा के लिए समझना चाहते हैं। नदियां सिर्फ नक्शों पर खींची गई नीली लकीरें नहीं होती हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे ये एक जिंदा और लगातार बदलता हुआ सिस्टम है। तो इस सफर में हमारी चर्चा इन अहम मुद्दों पर होगी। पहले, रिवर्स एज लिविंग सिस्टम्स। दूसरा, द इंडस रिवर सिस्टम। तीसरा, गंगा और उसके एक्सेप्शंस। चौथा, ब्रह्मपुत्र जो कि मास्टर ऑफ डिस्गाइज है। पांचवा, द वेस्ट फ्लोइंग रेबल्स। और आखिर में ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर जायंट्स। तो चलिए बिना वक्त जाया किए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिवर्स एज लिविंग सिस्टम्स की, जिसमें द तीस्ता हुक एक बेहद दिलचस्प किस्सा है। जैसा कि मैंने कहा, नदियां सांस लेती हुई भूगोलीय प्राणियों जैसी होती हैं, जो वक्त के साथ अपना पूरा अस्तित्व, अपना पूरा रास्ता बदल सकती हैं। अब यहाँ एक बड़ा ही रहस्यमयी सवाल उठता है। जरा सोचिए, एक ऐसी नदी जो सदियों तक गंगा की बहुत ही वफादार सहायक नदी यानी ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी, क्या अचानक एक ही रात में अपना पूरा वजूद बदल सकती है? जवाब उतना ही हैरानगेज है जितना कि ये सवाल। बात है साल 1787 की। सिक्किम और उत्तरी बंगाल में आई एक भयानक बाढ़ और भूकंप के झटकों ने तीस्ता नदी के पुराने रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। जमीन के टेक्टोनिक झुकाव और बाढ़ के मलबे की वजह से पानी ने दक्षिण पूर्व की तरफ एक बिल्कुल नया रास्ता बना लिया और ये हमेशा के लिए ब्रह्मपुत्र से जा मिली। बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी की तरह, है ना? ज्योग्राफी की दुनिया में इस पूरी घटना को रिवर एवोल्यूशन या नदी मार्ग परिवर्तन कहा जाता है। ये इस बात का सबूत है कि प्रकृति के आगे नक्शों की लकीरें सच में कितनी बेबस होती हैं। नदियों के अंदर अपने अस्तित्व को पूरी तरह से नया रूप देने की गजब क्षमता होती है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ, द इंडस रिवर सिस्टम, द पंचनद एंड बियॉन्ड। सिंधु नदी की ये कहानी तिब्बत के रहस्यमयी पत्थर पर मानसरोवर झील के पास स्थित बोखरचू ग्लेशियर से शुरू होती है। अब ये संख्या देखिए, 1114। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो सिंधु की कुल लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है, लेकिन इसका सफर भारत में सिर्फ 1114 किलोमीटर का ही है। ये लद्दाख के डेमचौक से प्रवेश करती है। और एक और दिलचस्प बात, प्रसिद्ध लेह शहर इसके बिल्कुल राइट बैंक पर बसा है। इसके बाद ये ज़ांस्कार और लद्दाख रेंज की कठोर चट्टानों को चीरती हुई एक गहरी खाई बनाती है। लेफ्ट बैंक की इन सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में याद रखना बेहद आसान है। शुरुआत होती है झेलम से, जो कश्मीर घाटी की जान है और पीर पंजाल के पास से निकलकर वुलर झील से गुजरती है। फिर आती है चिनाब, जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद रवि और ब्यास, जो रोहतांग पास के पास से आती हैं, और अंत में सुतलज, जो तिब्बत के राकेस्थाल से एक लंबी यात्रा करके आती है। यही पंजाब की असली जीवन रेखा हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले एक क्लासिक ट्रैप से हर हाल में बचना है। आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि पंचनद की सभी नदियां पाकिस्तान जाती हैं, लेकिन ब्यास एक ऐसी नदी है जो पूरी तरह से भारत के भीतर ही बहती है। ये पंजाब के हरीके में सतलज में विलीन हो जाती है। और हाँ, इसी हरीके संगम से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जिसने राजस्थान को हरा भरा कर दिया है। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, गंगा एंड इट्स एक्सेप्शंस, जिसे 2525 किलोमीटर का मिरेकल भी कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें अनेकों भौगोलिक अपवाद यानी एक्सेप्शंस छुपे हुए हैं। ये 2525 किलोमीटर का बड़ा नंबर गंगा के एक लंबे और विशाल सफर को दर्शाता है। लेकिन टेक्निकल तौर पर देखें तो गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलती है वो भागीरथी है। गंगा नाम तो तब अस्तित्व में आता है जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। इसके आगे यमुना, जो सबसे लंबी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, प्रयागराज में इससे मिलती है। और एक और अनोखी नदी है सोन, जो अमरकंटक पठार से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में जा मिलती है। इसी तरह गंगा की लेफ्ट बैंक सहायक नदियों का क्रम याद रखना भी बहुत जरूरी है। यहाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी और आखिरी बड़ी ट्रिब्यूटरी महानंदा आती हैं। इनमें से कोसी नदी पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। इसे बिहार का शोक या सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने रास्ते को लगातार बदलने के लिए बहुत कुख्यात है। और यहाँ एक और बड़ा एग्जाम ट्रैप सामने आता है। आम धारणा ये होती है कि हर ट्रिब्यूटरी किसी पहाड़ या ग्लेशियर से ही निकलती होगी,
लेकिन गोमती एक बड़ा अपवाद है। इसका उद्गम किसी पहाड़ से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित फुलहार झील के ऊंचे भूजल यानी ग्राउंड वाटर से होता है। बिल्कुल सही सुना आपने, ये पूरी तरह से एक मैदानी नदी है। गंगा के इन उपजाऊ मैदानों से होते हुए अब बारी आती है चौथे भाग की, ब्रह्मपुत्रा, मास्टर ऑफ डिस्गाइज या कहें द स्पाई रिवर। ये एक ऐसी नदी है जो हर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपना रूप और अपनी पहचान पूरी तरह बदल लेती है। ये देखना सच में हैरान कर देने वाला है कि ये नदी अपनी पहचान कितनी तेजी से बदलती है। तिब्बत के चेम्यूडुंग ग्लेशियर पर इसे त्सांगपो यानी शुद्ध करने वाली कहा जाता है। फिर नामचा बरवा पर्वत के पास ये एक तीखा यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बनकर घुसती है। जब ये असम पहुंचकर लोहित और दिबांग से मिलती है, तब इसका विशाल रूप ब्रह्मपुत्रा कहलाता है। और आखिर में बांग्लादेश की सीमा में जाते ही ये जमुना बन जाती है, जो आगे चलकर गंगा के साथ मिलकर दुनिया के सबसे बड़े सुंदरबंस डेल्टा का निर्माण करती है। और इसी ब्रह्मपुत्रा नदी में विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड माजुली द्वीप मौजूद है। इसके बनने का विज्ञान बड़ा सटीक है। होता क्या है कि जब नदी हिमालय से उतरकर एकदम से फ्लैट असम के मैदानों में आती है, तो इसकी रफ्तार अचानक गिर जाती है। पहाड़ों से लाया गया भारी मात्रा में मलबा और गाढ़ आगे बहने की बजाय वहीं जमा होने लगता है, और सदियों की इस लगातार प्रक्रिया ने मिलकर इस विशाल द्वीप का निर्माण कर दिया। अब आते हैं 5वें भाग पर, द वेस्ट फ्लोइंग रेबल्स। अब तक हमने इन चंचल और युवा हिमालयन नदियों को समझा। अब रुख करते हैं प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुला प्लेटो का। ये नदियां हिमालय की नदियों से लाखों साल पुरानी हैं और अपने रास्ते इतनी गहराई तक काट चुकी हैं कि अब एकदम फिक्स्ड मार्ग पर ही बहती हैं। यहाँ एक भारी भूगोलीय उथल-पुथल देखने को मिलती है। पेनिनसुला प्लेटो का स्वाभाविक ढलान पश्चिम से पूरब की ओर है, लेकिन ग्रेविटी के इस नियम को तोड़ते हुए नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की तरफ अरब सागर में गिरती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आम ढलान पर नहीं बहती, बल्कि टेक्टोनिक खिंचाव के कारण बनी गहरी रिफ्ट वैलीज में कैद हैं, और यही कारण है कि ये डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरीज बनाती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली इन बागी नदियों को याद रखने की ट्रिक बेहद सीधी है। साबरमती, माही, नर्मदा, जिस पर जबलपुर के पास संगमरमर की चट्टानों वाला प्रसिद्ध धुआंधार फॉल स्थित है, और ताप्ती। साथ ही यहाँ लूनी नदी को भूलना नहीं चाहिए। लूनी एक ऐसी नदी है जिसे समुद्र कभी नसीब ही नहीं होता। ये राजस्थान से निकलकर कच्छ के रन के दलदल में ही लुप्त हो जाती है। इसका सफर जमीन पर ही खत्म हो जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही अनोखा फैक्ट है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। माही नदी पूरे भारत में एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। पहले उत्तर की ओर बहते हुए ये इस रेखा को पार करती है, और फिर एक यू टर्न लेकर दक्षिण की ओर लौटते हुए दोबारा इससे गुजरती है। ज्योग्राफी का ये फीचर इसे बिल्कुल खास और अलग बनाता है। और अब छठे और आखिरी भाग पर आते हैं, ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुला जायंट्स। आइए देखते हैं कि पूरब की ओर बहने वाली इन प्राचीन विशाल नदियों की क्या विशेषताएं हैं। इनमें सबसे पहले शामिल है महानदी, जिसके उपजाऊ डेल्टा पर विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध हीराकुड डैम स्थित है। और फिर आती है गोदावरी, जिसे अपने विशाल आकार और 1465 किलोमीटर लंबे विस्तार के कारण प्यार से दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इस पेनिनसुला क्षेत्र में कृष्णा नदी का बेसिन भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रसिद्ध नागार्जुना सागर डैम इसी पर बना हुआ है। इसकी प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं घटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, कोयना, मूसी और दूधगंगा। ये सभी जानकारियां एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम हैं, और इन क्रमों को ध्यान में रखना काफी फायदेमंद साबित होता है। अब जो सबसे दिलचस्प बात यहाँ सामने आती है वो ये है कि कावेरी नदी बाकी पेनिनसुला नदियों से बिल्कुल अलग व्यवहार करती है। आमतौर पर पहाड़ों में कोई ग्लेशियर ना होने के कारण दक्षिण की नदियां गर्मियों में सूखने लगती हैं, लेकिन कावेरी ये साल भर पानी से भरी रहती है। इसका रहस्य एक दोहरे मॉनसून में छिपा है। इसे गर्मियों में कर्नाटक से दक्षिण पश्चिमी मॉनसून का पानी मिलता है, और सर्दियों में तमिलनाडु से उत्तर पूर्वी मॉनसून का। दोनों तरफ से पानी मिलने के कारण ये हमेशा जिंदा रहती है। और आखिर में
एक बड़ा ही अहम सवाल सोचना बनता है। अगर इन कठोर और प्राचीन नदियों के रास्ते सदियों पहले पृथ्वी के अंदरूनी टेक्टोनिक बल द्वारा तय किए गए थे, तो आज जमीन की सतह के नीचे ऐसे कौन से सूक्ष्म भूगोलीय बदलाव हो रहे हैं जो शायद भविष्य में एक बार फिर इन नक्शों को पूरी तरह बदलने की तैयारी कर रहे हैं। ये ऐसी जीवित प्रणालियां हैं जिनके बारे में हमारी खोज शायद कभी खत्म नहीं होगी। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।